अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हम एक अगेन सैम्पलिंग और डिसीजन थ्योरी का एक सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भी आईके के पास पेपर का स्प्रिंग 2010 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको हम ज़रा रीड करते हैं। इन मेजरिंग रिएक्शन टाइम अ साइकोलॉजिस्ट एस्टिमेटेड दैट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 0.05। किसी चीज़ का एक रिएक्शन टाइम था जो एक साइकोलॉजिस्ट मेजर कर रहा था, और उसने ये देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0.05 है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0.05 है। हाउ लार्ज अ सैम्पल यानी कि कितनी चीज़ों का सैंपल लिया जाए, यानी कि n पूछ रहा। ऑफ मेजरमेंट्स मस्ट बी टेकन या मस्ट ही टेक इन ऑर्डर टू बी 95% कॉन्फिडेंट, यानी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% है, और अल्फ़ा जो होगा वो 5% होगा। हाउ लार्ज अ सैम्पल ऑफ मेजरमेंट्स मस्ट he take in order to be 95% confident that the error in his estimate of mean reaction time will not exceed 0.01 seconds। अच्छा, अब देखो ज़रा, मैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ डिटेल्स दिखूं। तो जब हम इंटरवल एस्टिमेट ढूंढते हैं ना, तो इंटरवल एस्टिमेट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स बार माइनस जेड एल्फ़ा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जेड एल्फ़ा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और फिर हम एक इंटरवल एस्टिमेट निकालते हैं। कभी भी सवाल पूछे कि एरर इन हिज एस्टिमेट ऑफ मीन रिएक्शन टाइम विल नॉट एक्सीड 0.01, तुम यूँ समझ लो कि यार ये जो एरर इन हिज एस्टिमेट या एरर इन एस्टिमेट ऑफ मीन कभी भी सवाल पूछे ना या बोले, तो एरर इन एस्टिमेट ऑफ मीन का मतलब ये होता है ये वाली चीज़ या ये वाली चीज़, दोनों एक ही है ना। अब सवाल ये कहता है कि एरर इन एस्टिमेट ऑफ मीन, यानी कि ये जो चीज़ मैंने मार्क कर दी है, ये 0.01 से एक्सीड ना करे, विल नॉट एक्सीड, यानी कि 0.01 से कम हो। तो हम ये लिख सकते हैं जेड एल्फ़ा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन इज़ लेस देन 0.01। जेड एल्फ़ा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन इज़ लेस देन 0.01। सवाल यही कह रहा है ना कि इसकी जो वैल्यू हो, इस चीज़ की जो वैल्यू हो विल नॉट एक्सीड, वो 0.01 से ज़्यादा ना हो। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं लेस देन और इज इक्वल्स टू 0.01, या तो 0.01 हो या तो उससे कम हो। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मालूम है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमें मालूम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम लिख देते हैं 0.05। अच्छा, एन हमें मालूम करना है। जेड एल्फ़ा अपॉन 2 कितना होगा? अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% हो, अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% हो, यानी कि बीच वाला एरिया 95% हो, ये 2.5% हो और ये भी 2.5% हो, तो यहाँ की z की वैल्यूज़ क्या बनती हैं? आप z टेबल से आप देखना जानते हो। सेंटर में z 0 होता है ना, तो ये एरिया कितना होगा? 0.95 डिवाइडेड बाई 2, 0.95 डिवाइडेड बाई 2 जो है ना वो बन जाता है 0.475। ये एरिया होगा 0.475। और फिर आप अपना जेड स्कोर का टेबल यूज़ करोगे और उससे देख लोगे कि जेड एल्फ़ा अपॉन 2 कितना है। यही ऐसा ही सवाल हम पहले कर चुके हैं और जेड एल्फ़ा अपॉन 2 निकाल चुके हैं, तो मैं वापस से रिकैलकुलेट नहीं करूँगा। जेड एल्फ़ा अपॉन 2 की वैल्यू आती है 1.96।
तो ये बन जाएगा जो इनइक्वालिटी हमारी ये वाली थी, इसमें जब मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वो बन जाएंगी 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 0.01। अब 1.96 और 0.05 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 0.098 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n लेस देन और इज इक्वल्स टू 0.01। ये फिर बन जाएगा 0.098 डिवाइडेड बाई 0.01 लेस देन और इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n राइट साइड पर आ जाए, फिर 0.098 डिवाइडेड बाई 0.01 इज 9.8 लेस देन और इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n। अच्छा, अंडर रूट लेफ्ट साइड पर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, यानी कि 9.8 का स्क्वायर, और 9.8 का स्क्वायर कितना होता है, ये बन जाता है 96.04। ठीक है ना, तो ये बन रहा है 96.04 लेस देन और इज इक्वल्स टू n। और इनइक्वालिटीज़ के केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 96.04। अच्छा, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि अगर n यानी कि जो सैम्पल साइज़ होगा वो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, वो अगर 96.04 या उससे ज़्यादा होगा तो फिर इस पूरे की वैल्यू 0.01 या उससे कम होगी। और हमें मालूम है कि जो n है ना वो क्या होता है, n सैम्पल साइज़ होता है, और अगर n सैम्पल साइज़ होता है तो n कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, n डिस्क्रीट वेरिएबल है। हम अपना आंसर लिखेंगे n इज़ इक्वल्स टू 97, यानी कि अगर सैम्पल साइज़ 97 होगा तो फिर इस पूरे की वैल्यू 0.01 या उससे कम होगी। सर 97 क्यों लिखा? 97 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा आंसर ये बता रहा था कि n अगर 96.04 या उससे ज़्यादा होगा तो फिर इस पूरे की वैल्यू 0.01 से कम होगी। अब हम अपना आंसर 96.04 नहीं लिख सकते, लेकिन सर हमने ये पढ़ा है कि 0.04 हो तो उसको 96 लिखा जाता है। अगर तुम 96 लिखते तो क्या ये कंडीशन पूरी होती, यानी कि जो 96 है क्या वो 96.04 के बराबर या उससे ज़्यादा है? नहीं सर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आप 97 लिखोगे, बिकॉज अगर आपने 96 लिख दिया तो ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही होगी। आओ ये भी चेक कर लेते हैं कि कैसे पूरी नहीं हो रही होगी। देखो, सवाल ये कहता था कि z अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n की जो वैल्यू हो वो 0.01 या उससे कम हो। 1.96 तो ये है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी 0.05 मालूम है। अगर हम n की वैल्यू जो है ना वो 96 लिखते हैं तो देखो आंसर क्या आता है, 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 96 विच इज़ 0.0000208। तुम देखो आंसर जो आ रहा है वो 0.01 से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर हम 97 लिखते हैं वैल्यू 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 97, अब देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। 1.96 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 97, ये बन जाता है 0.0099503 जो कि 0.01 से कम है। तो इसीलिए मेरा आंसर जो होगा ना वो होगा n इज़ इक्वल्स टू 97। n इज़ इक्वल्स टू 97 मेरा सही आंसर होगा इस स्पेसिफिक सवाल का।